जी नमस्कार अनुराग जी। जी नमस्कार संजय जी। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं जी क्या हाल चाल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। फिलहाल तो कोरोना के समय में अभी तक हम बचे हुए हैं, यही कहेंगे। आज जी मैं सीधा ही हमारे टॉपिक पे चलना चाहूँगा, जी और सीधा ही मैं प्रश्न पे आऊँगा। संजय जी, जी हमारा पहला प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जर्नलिज्म एक मजाक बन चुका है? और मेरा कारण जो इस प्रश्न का है, जब भी कोई नई सरकार आती है, ये एक बहुत ही वाजिब सी बात है कि जर्नलिज्म का रुख उसी के हिसाब से चलने लगता है। ये मेरा भी नजरिया है। लेकिन इस जी समय जबकि एक महामारी छाई हुई है, और उस हिसाब से आपको लगता है कि जर्नलिज्म टोटली टोटली मजाक बन गया है, और स्पेशली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जिसको मैं टोटली एक शब्द बोलूंगा, गवर्नमेंट, उन्होंने तो एक इसको टोटली भद्दा, जो कहते हैं, अगर एग्जाम्पल लें तो इसको जोक बना के छोड़ दिया है। आजकल वो जर्नलिज्म नहीं रही जो पहले एक समय पे हुआ करती थी, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो। आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आपका क्या विचार है इस पे? जी जी अनुराग जी, जैसा कि अपना जो विषय है वो कोरोना और पत्रकारिता पे बेस्ड है। तो जैसा कि आपने कहा कि क्या जर्नलिज्म मजाक बन चुका है, तो मेरा इसमें यही विचार है कि अगर हम पिछले एक साल का अगर हम जर्नलिज्म का देखें, लॉकडाउन और कोरोना क्राइसिस पैंडमिक के दौरान जो जर्नलिज्म हुआ है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो क्राइसिस का जो टाइम है, उसमें जो एक्चुअल जो जर्नलिज्म दिखनी चाहिए, जो प्रॉब्लम जो समस्या जो है जो देश में जो चल रही है उस पर फोकस ना होके जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अलग राजनीतिक मुद्दे या फिर दूसरे मुद्दों पर फोकस। अगर अभी पिछले 3 महीने की आप बात करें, तो जो इलेक्शंस का दौर था, जो जो बंगाल में और हम्म। केरला में और असम में, तो जी। मीडिया का जो ज़्यादातर फोकस जो था वो पैंडमिक से हटकर इलेक्शंस में चला गया था। और जबकि उस दौरान भी इंडिया में कोरोना जो है वो बढ़ रहा था, और पिछले 2 महीने से तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन जब तक कि लोग सड़कों पर मरने नहीं लगे, लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने लगी, और चारों तरफ लाशें ही लाशें और शमशान घाट जब डेड बॉडी से भर गए, तब जाके मीडिया को ये लगा कि अब तो हम इसको छुपा नहीं सकते हैं। जब आम आदमी सोशल मीडिया पर उस तरह की खबरें दिखने लगी, तब मीडिया ने जाके, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसकी हम बात करें, जिस जो हिंदी चैनल है या इंग्लिश चैनल है, कुछ के मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे आज तक हो गए, जी न्यूज़ हो गया, या फिर न्यूज़ नेशन इंडिया न्यूज़, या फिर रिपब्लिक इंडिया। तो इसके अलावा और भी ऐसे कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने वो पत्रकारिता नहीं की, उस चीज़ पे जनता का ध्यान नहीं, या फिर गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि जी। वो अपनी जो टीआरपी की जो रेस है उसमें वो चलते रहे। और इस कारण से एक ही बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो हम अभी देख रहे हैं, जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है वो अपने देश में चल रही है। मैंने कुछ जी पीछे अनुराग जी। सोशल मीडिया पे ये भी जी देखा है कि लोगों को उल्टा जर्नलिस्ट के ऊपर चिल्लाते हुए देखा है, जो कि इनडायरेक्टली भी सरकार पे वो चिल्ला रहे हैं। तो आपको लगता है ये एक कॉम्बिनेशन बन गया है, जर्नलिस्ट विद गवर्नमेंट? क्योंकि अगर इन जी टोटालिटी देखें, चुनिंदा लोग होंगे जो रियलिटी दिखा रहे हैं इन ऑफ कोर्स इस फील्ड में। लेकिन अगर कहें जी 10 में से 8 साढ़े 8 लोग तो पूरा मजाक, एक्चुअली मुझे लगता है मजाक बना डाला है। आज वो प्रेस की हैसियत नहीं रही है कि उनको इन टोटालिटी या रियलिटी में एक, जो कहते हैं ना, कि एक ओहदा दिया जाए कि हाँ ये प्रेस है, वो इज्जत ये लोग खो चुके हैं। दूसरी बात, और सरकार ने क्या हमारे टोटली देश की बेइज्जती करा दी है। आई मीन, हैव वी लैंडेड इन अ सिचुएशन वेयर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, जहां सरकार को सिर्फ क्या अपनी गद्दी की चिंता ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन मैन, जिसके भरोसे से वो वोट लेती है। और इन सब चीजों को अगर जोड़ा जाए तो इसका मतलब
एक आम आदमी की लाइफ की कीमत तो कुछ भी नहीं है। आज आज देखा जाए तो ऑक्सीजन के लिए, मतलब जिस चीज से हमें जिंदगी मिलती है, उसके लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। आज हमें ऑक्सीजन टैंकर्स और इक्विपमेंट बाहर विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। हम इस लेवल तक आ चुके हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अनुराग जी, यकीनन अगर देश में अगर अच्छी पत्रकारिता, खराब पत्रकारिता हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अच्छी पत्रकारिता भी की है। परंतु एक सवालिया निशान ज़रूर है कि अगर हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने अच्छी पत्रकारिता की होती और देश का और गवर्नमेंट का अगर फोकस इस पैंडमिक में रखा होता तो आज जो स्थिति से हम गुजर रहे हैं वो स्थिति पैदा ना होती। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ साथ मीडिया में इसमें भरपूर जिम्मेदार है सेकेंड वेव के लिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। उसके अलावा अगर बात करें कि अगर कुछ अच्छी पत्रकारिता भी क्या इस दौरान हुई है तो मैं कुछ एग्जांपल उसके भी देना चाहूँगा आपको। जी। जैसे कुछ जब से पैंडमिक जो शुरुआत हुई थी पिछले साल मार्च से, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस दौरान कुछ पत्रकार जो निकल के आए थे जिन्होंने ग्राउंड में जाके हॉस्पिटल में जाके लोगों से की कवरेज की थी पैंडमिक की। उसके अलावा जब माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था उस दौरान भी उन्होंने सड़क में जा के लोगों की मदद भी की थी और रिपोर्टिंग भी की थी। उसमें कुछ पत्रकार हैं जो मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे कि जैसे बरखा दत्त हो गई, उसके अलावा अजीत अंजुम या विनोद कापड़ी, या फिर ऐसे कुछ और पत्रकार हैं। एनडीटीवी एक चैनल है जिसकी पत्रकारिता काफ़ी क्रिटिकल रहती है गवर्नमेंट में और वो एक समाज के जो मुद्दे हैं वो दिखाते हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ये रहा है कि जो ज़्यादातर जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो कमियां हैं उसको छुपाने में लगा रहा। इस कारण से गवर्नमेंट ने जो है वो भरपूर तैयारी नहीं की और इस पैंडमिक को सेकेंड वेव के लिए हम तैयार नहीं हो पाए। उसके अलावा अगर जो दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि मीडिया को किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो क्रैकडाउन कर रही है, वो भी हमने पिछले एक साल में देखा है। अभी जब से ये पिछले अगर 2-3 हफ्ते की ही मैं बात करूं, जब से अचानक से सेकंड वेव आ गई और लोग अचानक से मरने लगे, शमशान घाट में लाशों की लाइनें लग गई, तो कुछ उस तरह की जो रिपोर्टिंग हुई, कुछ लोगों ने ट्विटर पे या कुछ वेबसाइट्स पे वो खबरें डाली, वो फोटोज़ डाली शमशान घाट की, तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने ट्विटर को एक नोटिस भेजा कि इस तरह की जो ट्वीट्स हैं ये उनको हटाना चाहिए। वो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और ट्विटर ने उसको हटा भी दिया। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई बोलना भी चाह रहा है तो गवर्नमेंट उसकी आवाज़ को दबाना चाह रही है। तो ये कहीं ना कहीं पत्रकारिता की आवाज़ दबाने की कोशिश है और सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। जी। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि पिछली बार जब कोरोना शुरुआत हुई थी पिछले साल, और जी जब लग रहा था कि ये चीज़ कंट्रोल हो रही है, तो जी उस दौरान जब समय था तो 8% भी तैयारी नहीं की गई कि मान लीजिए कि सेकंड वेव हो सकती है, थर्ड वेव हो सकती है, एक बैकअप रेडी रखा जाए। तो क्या ये सब बोलचाल में ही रहा था? इस मामले में भी एक तरह से कह लीजिए कि चाहे टेलीविज़न हो, प्रिंट हो, या कई ऐसे साधन होते हैं जो एक तरह का प्रेशर बना सकते हैं। सरकार इन पे एक एक्टिवेट हो जाती है, बैकअप्स रेडी रखती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है और देशों में ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हैं, बनी हुई हैं। कंपैरेटिवली ऐसा हमारे देश में ही क्यों इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ इस कोरोना का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे देश का जो कह लीजिए वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, हर देश का अलग अलग वेदर कंडीशंस और सब होता है। आपको लगता है क्या इन चीज़ों को लेके भी कुछ इफेक्ट हुआ है? जी अनुराग जी, जैसा मैं समझता हूँ आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंडिया बना हुआ है। यहाँ पे जो जिस तरीके से जो
पर डे जो मौत का आंकड़ा आ रहा है और जिस तरह की तस्वीर जो सामने उभर कर आ रही है, पूरी दुनिया में एक इंडिया जो है एक दया का पात्र भी है, एक हंसी का पात्र भी बना हुआ है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करेंगे, वहाँ पे इंडिया की आलोचना भी हो रही है, इंडिया की जो लीडरशिप है उसकी भी आलोचना हो रही है कहीं ना कहीं, कि वो उस दौरान जबकि सेकंड वेव जो है इंडिया में आने वाली थी और वो चुनाव की रैलियों में लगे हुए थे, जो इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है उस पर ये सवाल पूछा जा रहा है। अभी बीबीसी इंडिया की एक न्यूज़ देख रहा था, डच वेले या फिर इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। द ऑस्ट्रेलिया में जो अभी खबर छपी, द ऑस्ट्रेलियन में, उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में जो फ्रंट पेज पे उन्होंने अभी खबर छापी 2-3 दिन पहले, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडियन मीडिया भले ही उस खबर को कवर नहीं कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ चुका है और भारत की बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ चुकी है कि हमने पैंडेमिक में कोई भी तैयारी नहीं की और हम अब गिड़गिड़ा रहे हैं मदद के लिए। और उसके अलावा लोग मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं, सड़कों पे डेड बॉडी है, लाशें ही लाशें हैं। ये एक माहौल जो है भारत का पूरी दुनिया में इमेज बन के खराब आई हो है। चुकी और है। इसकी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इसके जो जिम्मेदार है वो मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो टॉप लीडरशिप है उसको ठहरा रही है, क्योंकि उस दौरान वो चुनाव में लगे रहे और सुपर स्प्रेडर का काम किया है। अभी आज की ही एक न्यूज़ है जिसमें जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बयान जारी किया, उसमें उन्होंने बोला है कि भारत की जो टॉप लीडरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने सुपर स्प्रेडर का काम किया है। जी ओके, अगर ऐसी बात आ रही है तो आपको क्या लगता है इस समय पे जी एक एक अच्छे जर्नलिस्ट या अच्छे न्यूज़ चैनल का क्या काम होना चाहिए? जी जी जी, मैं क्योंकि समझता हूँ क्योंकि अनुराग मैं जी। एक बात जी ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हमारा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो खैर जी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कभी भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये उम्मीद के बाहर है ये चीज़। और जी हालांकि और देशों में देखा गया है कि वहाँ पर तो जो कंट्री का मेन लीडर होते थे, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, वो तो ये नॉर्मल चीज़ों में आते थे, वो प्रेस से बात करके अपना बयान देते थे। जी जी तो हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादातर मन की बात बोलते हैं या एक छोटा सा भाषण देके जो 8 बजे का होता है या 8:30 का होता है, चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जहाँ इतनी ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं और डेथ के बावजूद आपको क्रिमेशन ग्राउंड में जगह तक नहीं मिल रही है और आपके नंबर्स तक छुपाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका फाइनल मतलब क्या नतीजा निकल रहा है? आपको क्या ये भी लगता है कि प्रेस डरी हुई है? जी अनुराग जी, डेफिनेटली जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी उसमें साफ जाहिर है कि भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने की और दबाने की कोशिश कर रही है। और भारत के कुछ जो अखबार हैं, जैसे अभी परसों 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, दैनिक भास्कर ने भी उस खबर को उठाया और उन्होंने भी ये छापा कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और भारत सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है, जो कि डेथ का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कई गुना है, 5 गुना ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी पत्रकारिता का भी हमने एग्जाम्पल देखा। उसके अलावा द वायर है, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, एनडीटीवी है या फिर कुछ और जो इंडिविजुअल जो पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी उठाया है। विनोद कापड़ी है, उनकी मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, तो उन्होंने दिल्ली में शमशान घाट में जाके जो एक रिपोर्टिंग की है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो उसमें ये साफ जाहिर है कि वो 80 से ज़्यादा लाशें हर समय वहाँ पे जलाई जा रही हैं और ये पिछले एक हफ्ते से ये जारी है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है देश में, जबकि सरकार जो है वो उसको, जो सिचुएशन है उसको उतनी सीरियसली नहीं ले रही है और गंभीरता से नहीं ले रही है। अब जाके जो है दिल्ली सरकार ने 100 बेड का आईसीयू लगाने के लिए अभी घोषणा की है या फिर और ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि पहले से ये हो जाना चाहिए था। जो तैयारियां हमने पहले की थी वो तैयारियां जो है वो हमने समेट दी थी, हमें लगा कि हम जो है कोरोना से जीत गए। तो अब इसमें जो मीडिया का रोल है, अगर मीडिया अगर अपना सही रोल निभाता तो
चुनाव के दौरान या फिर उससे पहले भी पिछले टाइम से अगर सरकार को ये सवाल पूछता रहता या फिर ये जो है पब्लिक में एक अवेयरनेस फैलाता रहता कि कोविड के प्रति हमें जागरूक रहना है और कोरोना के प्रति सरकार को भी जिम्मेदार रहना है, वो जो एक सवाल जो है सरकार से पूछता, तो कहीं ना कहीं सरकार उस चीज़ को ध्यान में रखती। जी लेकिन जब मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ही जब पूरे चुनाव में हो गया, उन्होंने कोविड को भुला दिया, तो सरकार तो यही चाहती ही है कि लोगों का ब्रेन वॉश हो जाए, मीडिया का ब्रेन वॉश हो जाए और सारे मुद्दे भुला दिए जाएं। और ये अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई थी, जी लेकिन जी क्योंकि स्थिति अब संभाले नहीं संभल रही, तो मीडिया भी अब आंख बंद नहीं कर सकता है, तो कुछ खबरें दिखा रहा है, लेकिन वो भी जो है वही आंकड़े दिखा रहा है तो सरकार जारी कर रही है। जारी लेकिन कर रही खुद की जो वो रिपोर्टिंग होती है, खुद जाके वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करें, या फिर जो कई लोग शमशान घाट में जाके वहाँ पे आंकड़ा निकाल रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके अंदर घुस के वो लोग क्या डॉक्टर से मिल के वहाँ से आंकड़े निकाल रहे हैं, वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में मिसिंग है। अनुराग जी, हाँ जी सुन हाँ पा जी रहे हैं आप मुझे? जी 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 कंटिन्यू करते जी हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था डिस्टर्ब हो जिस गया। वजह से हाँ हाँ डिस्कनेक्ट हो जी गया। हाँ जी हम जी कंटिन्यू करते हैं। जी एक तो मेरे दिमाग में एक सवाल और आया था कि ठीक है वैक्सीनेशन तो चल रहे हैं, इस जी इस सिलसिले में भी क्या चीजें स्लो हो गई हैं और या मॉडरेट लेवल पे चली हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल, क्या लीडरशिप साइकोलॉजिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करती है? लीडरशिप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो या सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, बात पार्टी की नहीं है, बट क्या वो साइकोलॉजिकली लोगों को, कंट्री के लोगों को इन्फ्लुएंस कर देती है? आज पीछे इलेक्शंस हो रहे थे तो वो सारी पार्टियां अपना कैंपेनिंग कर रही थी, बात बीजेपी की ले लीजिए या टीएमसी की ले लीजिए या कांग्रेस की ले लीजिए, खड़े होके तो वो जी एक दूसरे की ही, चाहे अच्छाइयां तो नहीं कह सकते, बुराइयां ही कर रहे थे। तो उसमें किसने ये देखा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करी जाए या कुछ किया जाए कि ना किया जाए? सवालों के जो अगर कोविड को लेकर जवाब थे वो टोटली अवॉइड किए जा रहे थे। कुंभ का मेला पूरा हुआ, एंड में जब देखा कि जी लोग कितने मर रहे हैं, कितने लोग अपनी जान से जी जा रहे हैं, तब सबको, नेताओं को याद आ गया कि अरे भैया अलर्ट कर दो। तब सब लोगों का एडवर्टाइजमेंट भी कह लीजिए शुरू हो गई, अलर्ट मैसेजेस जी शुरू हो गए, सब कुछ हो गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अनुराग जी, जैसा आपने कहा कि क्या एक लीडरशिप का एक प्रभाव होता है क्या देश में और जनता में, या फिर एक परसेप्शन जो होती है वो डेफिनेटली डेवलप होती है। मैं समझता हूँ कि जो भारत के जो बड़े नेता हैं या जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो स्टेट में हो या सेंट्रल लेवल पे, वो जो करते हैं जनता ज़रूर उसका अनुसरण करती है। वही चीज़ मीडिया में भी दिखाई जाती है। अगर आपने जैसे कहा कि चुनाव में जो अभी हाल ही में चुनाव हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक जो प्रोटोकॉल था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। जो कोविड के अगेंस्ट जो हमको प्रोटोकॉल पालन करना था, डिस्टेंसिंग का या फिर मास्क लगाने का, तो वो कहीं ना कहीं जब लीडरशिप वो करेगी तो पब्लिक भी वही करती है, मीडिया में भी वही मैसेज जाता है। और इसके अलावा चुनाव में जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई उसमें मास गैदरिंग हुई, बहुत सारे लोग आए। अच्छा, इस चीज़ पे क्या है कि ना ही जो लीडरशिप है उन्होंने कुछ जनता को कभी ये टोकाई की या फिर उनको पालन करने के लिए आह्वान किया, ना ही मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया कि देखिए मास गैदरिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर की हुई या किसी सीएम की हुई, उसमें इतने लोग आए तो उन्होंने पालन क्यों नहीं किया, मास्क क्यों नहीं लगाया, इस पर कोई सवाल नहीं हुआ। इलेक्शन जैसे थे वो चलते रहे, तो मीडिया ने अपनी यहाँ पे जो जिम्मेदारी है उसका पालन नहीं किया। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो खैर यही चाहते ही हैं, तो उनकी यहाँ पे गलती हम क्या कहें। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की गलती ज़रूर है। अभी जो मद्रास के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने अभी एक कमेंट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है और उसके जो अधिकारी है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइम किया है, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। वो जो कोरोना की जो सेकंड जो वेव है उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा। तो
ये एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा है वो सरकार का और इलेक्शन कमीशन का और पॉलिटिकल लीडरशिप का रहा है। तो जनता इस बीच में क्या है कि जनता जो है वही मर रही है, और मीडिया जो है, मीडिया ने कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन नहीं किया, नहीं निभाया, और ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है इसमें। जी। तो आपको क्या लगता है, जो कि देखा जाए तो मास, एक तरह से मेरे हिसाब से तो ये मास डिस्ट्रक्शन है, और जी। इतने लोगों की जान चले जाना, आप मुंबई ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप हालांकि मध्य प्रदेश में ही हैं इस समय। जी। एक तो लाइफ चली गई, ऊपर से अगर मैं एक नया चीज जोड़ूं, नौकरियां, आज जैसे दिल्ली जी। में और आपके उस तरफ भी शायद कई स्टेट्स में तो लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जी। आपको लगता है, अगर मैं एक छोटी सी टॉपिक नौकरियों पे देखूं, वो तक इफेक्ट हो गई हैं और ज्यादा, उस पे इस समय चाहे जॉब होते हुए भी नहीं मिल रही है जॉब, आपका क्या कहना है? जॉबलेस होना, किसी भी चीज पे जी सरकार बिल्कुल। मानती ही नहीं है, इस पे, जी। इससे लेके तो फ्रस्ट्रेशन ही आएगी लोगों में। ऊपर से जी यही बिल्कुल। चीज मैं देख रहा हूँ, जो पीछे मैंने काफी दिनों तक जो ऑब्जर्व किया, सोशल मीडिया हो जाए या कहाँ, एक रिपोर्टर्स तक को लोग बोल रहे हैं कि आप दूर हो जाइए यहाँ से। एक तरह से जी। जिन लोगों के सिर पे जो बीती है, और जिन लोगों का, ये थोड़ा सा मिक्स्ड बातें बोल रहा हूँ मैं, जॉब जॉब वाली जी। बात है कि आप उसको अलग रखिएगा, और जी। जिन लोगों के लोग घर से जो चला गया हमेशा के लिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग बढ़ गई है। जी। और कुछ यूथ यूथ लेवल के लोग चले गए, ओल्ड लोग चले गए, मॉडरेट एज वाले, मिडिल एज के लोग चले गए। इन दोनों को आप अलग अलग अगर बताना चाहें तो कैसे आप कहना चाहें, आपका क्या इस पे राय है? जी अनुराग जी, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है फिलहाल, जो जब से जो ये कोरोना पैंडेमिक और ये जो लॉकडाउन हुआ है देश में। तो अगर पिछले साल, अगर मार्च से ये शुरू हुआ, उस दौरान माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, काफ़ी सारे मजदूर लोग जो हैं उनकी जॉब लॉस हुई, वो अपने अपने प्रदेश में लौट लौट आए, उनकी अर्निंग बंद हो गई, उनकी जॉब चली गई, और ये सिलसिला 4 5 6 महीने तक चलता रहा, जबकि सितंबर तक, जबकि जो फर्स्ट जो वेव है वो पीक पर पहुंची। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई और ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे लॉकडाउन जब रिलैक्स हुआ, तो लोग वापस जाने लगे। लोगों ने सोचा कि अब शायद स्थिति ठीक रहे, तो दिल्ली, मुंबई, या फिर जहाँ जहाँ वो जॉब करने जाते हैं, मजदूर हो या लेबर वर्क हो या फिर जो प्रोफेशनल जॉब भी करते हैं, लौटने लगे। लेकिन अचानक से ये 4 5 महीने भी वो जॉब नहीं कर पाए, और अचानक से ये फिर से स्थिति बन गई, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ही, तो उसके वजह से लॉकडाउन की स्थिति बन गई। मुंबई में, दिल्ली में हमने देखा अभी कई सारे जो माइग्रेंट है वो अचानक से पलायन करने लगे। अच्छा, पिछले साल में और इस साल में यही फ़र्क सिर्फ है कि पिछले साल जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था उसमें व्हीकल जो थे, जो ट्रांसपोर्ट था वो बंद हो गया था। इस साल ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुआ, इस वजह से वो लोग पैदल आने को मजबूर नहीं हुए, वो अब ट्रेन से या बस से अपने इलाके में लौट आए। मैंने अपने ही यहाँ पे अभी आसपास में देखा कि कम से कम 15 20 लोग जो हैं हमारे आसपास में, वो दिल्ली से, मुंबई से, सूरत से, दमन से, कई जगह जो हैं छोटे मोटे काम करते थे, वो लौट आए, क्योंकि उनको वहाँ पे जब लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन नहीं भी हुआ लेकिन ये पॉसिबिलिटी बन गई कि अब जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी बंद हो जाएगी, लोगों में डर समा गया, तो उनका काम बंद हो गया, उनकी अर्निंग बंद हो गई, लौट आए। तो ये स्थिति बन गई। अब इसके वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं सरकार पर निकल के आती है कि पिछले साल भी वही स्थिति बनी, इस साल भी वही स्थिति बनी। सरकार को जबकि पता था, 1 साल का टाइम भी मिला था, उसके बाद भी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई। अच्छा, ये फ्रस्ट्रेशन मीडिया पर भी निकलती है, क्योंकि मीडिया जो है वो भी वही चीज़ें दिखाती हैं जो नेता और सरकार कहती है। वो चुनाव है तो चुनाव की बातें करेंगी, देश में सब अच्छा अच्छा दिखाएंगी, लेकिन जो उनकी रियल प्रॉब्लम है वो नहीं नहीं दिखाती हैं। तो दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा भी हमने देखा है कि जो आम जनता है वो मीडिया के प्रति कहीं ना कहीं नाराज रहती है, या फिर उनको कई बार ऐसे जवाब दे देती है जो कि वाजिब नहीं है। और मीडिया पत्रकारों को, हम लोगों को भी कई बार क्या है कि असामान्यजनक स्थिति का या बेइज्जती का सामना करना पड़ता है आम जनता के सामने जाने पर। जी। अभी हाल ही में ही एक इंसिडेंट हुआ था, हालांकि वो किसान रैली के दौरान हुआ था,
क्योंकि जो किसान थे वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे काफ़ी नाराज़ थे। तो उसमें एबीपी के एक पत्रकार जो हैं रक्षित सिंह, वो वहाँ पे गए, उन्होंने किसान महापंचायत थी शायद वो आगरा या मेरठ में कहीं थी, तो उसको कवर करने के लिए वो गए थे। तो वहाँ पे जैसे ही वो गए तो वहाँ पे जो किसान लोग बैठे हुए थे उन्होंने क्या है कि उनको एक पर्टिकुलर टर्म से वो उसको अनाउंस करने लगे कि मतलब ये गोदी मीडिया या इस तरह के शब्द यूज़ करके उनको मतलब एक पॉइंट आउट करने लगे कि आप जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं बिकी हुई है या फिर जो मुद्दे हैं वो नहीं दिखाती हो। तो वो एक गाली की तरह हो गया है मीडिया के पत्रकारों के लिए। और उन्होंने उसी टाइम महापंचायत के दौरान ही स्टेज में आके उन्होंने उस बोला कि मैं इस नौकरी को छोड़ता हूँ, लात मारता हूँ। तो वो पत्रकार जो है उन्होंने उसी टाइम वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि उनसे ये सहन नहीं हुआ कि उनको कोई ये बोले कि आप बिके हुए पत्रकार देखिए हो। और तो हम जी, तो जैसे हम पत्रकारिता की स्थिति की अगर बात करेंगे और कोरोना क्राइसिस की बात करेंगे तो ये स्थिति कहीं ना कहीं डेवलप होके आई है। जी, कुछ जो पत्रकार हैं वो मजबूरी में सिर्फ अपनी जीवन रोटी चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं। कई सारे पत्रकार हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और कुछ जो हैं वो एक कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान सरकार पर खड़ा कर रहे हैं। जी। संजय जी, मेरा आखिरी सवाल है। जी। पत्रकारिता की हमने आज काफी बात करी है, जो हालात चल रहे जी। हैं, और लीडरशिप जी। की भी बात करी। जी। पत्रकारिता में बहुत सा यूथ है जो आना चाह रहा है और आ रहा है। उनके जी। लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस समय? जी, अनुराग जी, इस समय जो स्थिति है देश में वो पत्रकारिता के लिए काफ़ी मैं यह तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि इस टाइम पे जॉब की जो क्राइसिस है वो हर फील्ड में है डेफिनेटली। लेकिन अब अगर जो सिर्फ एक अपने पैशन के लिए आना चाहता है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा अवसर है, क्योंकि करंट में जो इंडिया में जो सिचुएशन है वो कहीं न कहीं एक अच्छी पत्रकारिता के लिए एक ही बहुत ही अच्छी संभावना है और उनकी एक ज़रूरत है भारत में, जो नए पत्रकार जो युवा आना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो करंट की सिचुएशन है इसमें जो क्रिटिकल टाइप की जो एक जर्नलिज्म होती है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो जर्नलिज्म होती है, स्टिंग ऑपरेशन होते हैं और जो भारत का जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा करने के लिए जो पत्रकारिता होती है वो पत्रकारिता मिसिंग है। और जो नई है जो युवा पीढ़ी है वो उस पत्रकारिता को फिर से जीवंत कर सकती है, मैं समझता हूँ। क्योंकि एक ही तरह के ढर्रे पे जो पत्रकारिता हमारी जर्नलिज्म चली आ रही थी, जिसमें जो पुराने पत्रकार हैं वो एस्टेब्लिश जो चैनल हैं कुछ बड़े बड़े, उसी में वो लोग काफ़ी 10 साल 20 साल से जमे हुए हैं और कुछ नया उसमें इन्वेंशन या इनोवेशन या नई तरह की जर्नलिज्म को वो बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। और जो बाहर के जो नए यूथ जो हैं वो भी, उनको भी वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। तो क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया है या फिर अपने खुद के जो इंटरनेट के साधन है, इसके ज़रिए वो उस तरह की पत्रकारिता कर सकते हैं जो अपना पैशन पूरा करने के लिए वो करना चाहते हैं। जी। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं संजय जी के जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट इनका सम्मान बना रहे, और इनका उल्टा मैं कहूँगा कि आदर और सम्मान बिल्कुल ना घटे। जी। और आगे जो चीज़ें जिस तरह से बदलाव ला रही हैं, ये बहुत ही तेज़ी से चीज़ें होती जा रही हैं, तो वो चेंजेस जो पॉजिटिव वे में आते रहें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और जी। बस यही उम्मीद है हमारी कि एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग शुड रन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ पॉजिटिव वे। हालांकि हम जानते हैं जी। कि जिस तरह से देश की लीडरशिप है, क्या हो चुका है, क्या होता जा रहा है, और इस मुकाम पे हम जहाँ पहुँच चुके हैं, हम बस प्रे कर सकते हैं कि कुछ आगे गलत ना हो, एंड एवरीवन शुड जी। गेट द रिस्पेक्ट दे डिजर्व। ठीक है, थैंक जी। यू सो मच संजय जी। आपका जी। आज बात करके आपसे बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक के साथ ज़रूर जल्दी ही वापस आएंगे, एंड जी। वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा एज यूजुअल। बट थैंक यू सो मच फॉर टुडे, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। थैंक यू। जी, धन्यवाद अनुराग जी। थैंक यू। नमस्कार।